हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं आखिरी लेक्चर, जो कि क्या है, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, हमने आपको इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में सबसे पहले गॉस प्रमेय को पढ़ाया था और आपको बोला था कि गॉस प्रमेय से रिलेटेड 2 डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जिसमें गॉस प्रमेय का जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले का यूज होगा। तो पहला डेरिवेशन तो हमने आपको लेक्चर नंबर 10 में करवा दिया था, लेकिन गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का जो दूसरा डेरिवेशन है, आज के इस वीडियो लेक्चर में वही डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो डेरिवेशन है डायरेक्ट 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन इस डेरिवेशन के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि गॉस प्रमेय यानी गॉस थ्योरम क्या होता है। जब आपको वो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो इसके अनुप्रयोग से जो 2 डेरिवेशंस किए जाते हैं वो दोनों डेरिवेशन भी आपको समझ में आ जाएगा या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर नंबर 9 प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स आ चुके हैं वो सभी लेक्चर आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपीरियंस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले दिया गया है कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से, यानी आपको इस डेरिवेशन को करने के लिए गॉस लॉ आना ही चाहिए, उसका फॉर्मूला आना ही चाहिए। और उसका डेरिवेशन अगर आपने सीख लिया तो ये डेरिवेशन भी आसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 9 में गॉस प्रमेय सिखाया, फिर उसके अनुप्रयोग के डेरिवेशन कराना स्टार्ट किए। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट रखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। इसके पहले हमको जो पहला कर सकते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से डेरिवेशन करना था, उसमें हमने किसी एक चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहा है कि आपको अब एक अनंत विस्तार यानी कि एक बहुत लंबी एक चादर लेनी है या समतल आवेशित प्लेट लेना है, और उसके निकट पे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और 5 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले आपको एक छोटा सा डिफिनीशन आना चाहिए, या छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट है उसको सिखा देते हैं, उसके बाद डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है, इसका डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसका डिफिनीशन आपके लिए यहाँ डेरिवेशन में भी काम आने वाला है, और डिफिनीशन अलग से भी पूछा जाता है तो वहां पे भी यूज होने वाला है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है, मान लेते हैं हमने कोई यहाँ पे एक पृष्ठ ले लिया या सरफेस ले लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, कोई एक सरफेस हो गया है। अब इस सरफेस का कोई ना कोई एरिया यानी कि क्षेत्रफल तो होगा ही। जैसे भाई अगर हम ये मार्कर लिए हैं तो इस मार्कर का कोई ना कोई एरिया तो होगा ही, जितना एरिया ये कवर करेगा। जैसे इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पे रखी हूं तो ये मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ एरिया तो कवर कर रहा है। जैसे ये बुक ले लें और इस बुक को अगर मैं कहीं पे रखूं तो ये बुक अपने क्षेत्रफल यानी एरिया के जितना जो जगह है उतना तो कवर करेगा ही। तो ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ का कोई ना कोई क्षेत्रफल है। अब क्या कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए जितने भी आवेश की मात्रा है, मान लीजिए इस पृष्ठ पर कुल चार्ज फैला हुआ है, और ये जो चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू हमने यहाँ पे आवेश ले लिया है, और ये पूरे पृष्ठ पे या पूरे पृष्ठ के सतह पर फैला हुआ है। तो यही प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश की जितनी भी मात्रा होगी उस मात्रा को ही क्या कहेंगे, उस पृष्ठ का आवेश घनत्व कहा जाएगा। इसके पहले हमने आपको जो पहला अनुप्रयोग था उसमें रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, क्योंकि हमने चालक तार जो लिया था वो एक रेखा में लिया था, एक लाइनरी
रेखा में लिया था और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि इस डेरिवेशन में हमको एक प्लेट लेने को कहा गया है, एक समतल आवेशित प्लेट लेने को कहा गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है, तब जाके डेरिवेशन आपको आसान लगेगी। क्लियर? तो आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व समझ में आ गया। डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये हमने कोई क्या ले लिया, सरफेस यानी पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये जो फैला हुआ या वितरित आवेश है, इस आवेश की मात्रा को ही, आवेश की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, इसको ही क्या कहा जाएगा, इसको ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो डिफिनीशन हो गया। अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर आपको लिखना है तो आप इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा क्या होता है, आप अगर न से नल बनाएंगे तो आधा न अगर बना दीजिए तो इसी को क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा पढ़ा जाता है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन चीज है इसका फॉर्मूला जो डेरिवेशन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू जो पृष्ठ पर फैले आवेश की मात्रा है Q अपान ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है A। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो फैला हुआ आवेश की मात्रा है उसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, उसके अनुपात को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां से हमको चाहिए Q का मान, क्योंकि हम डेरिवेशन में Q का मान ही हमको यहां से निकालना था और ये Q का मान यूज होने वाला है, इसीलिए हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट समझाया जो कि क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो यहां से अगर Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? ये आप मान याद रखिएगा। आगे जब हम गॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, गॉस का फॉर्मूला होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने क्यू का मान तो निकाल लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए फाई ई का मान, और फाई ई का मान डेरिवेशन से हम निकालेंगे। क्यू का मान हमने यहां से निकाल लिया, फाई ई का मान डेरिवेशन से निकालेंगे, फिर दोनों मान हम गॉस के इस फॉर्मूले में रख देंगे, तब जाके हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो पहले इस वाले कॉन्सेप्ट का या ये डिफिनीशन जो हमने लिखवाया है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर डेरिवेशन को देखते हैं। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व जो हमने देखा है, इस आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक भी आपको आना चाहिए, वो हम अलग से आपको बता देते हैं। फॉर्मूला हमने बताया है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, यहां से क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका मात्रक हम देख लें, क्योंकि मात्रक भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक बताइए, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है जो आवेश क्यू होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। उसके बाद बटे को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद आपका बटे में क्या है, ए है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो पूरा जो मात्रक हो जाएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का पूरा मात्रक याद रखिएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? ये आप अलग से वहीं पे फॉर्मूले के नीचे इसका मात्रक लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन क्या है जो हमको करना है। डेरिवेशन में बोला है कि आपको एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट को लेना है और जिस पर ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमको कोई एक अनंत आवेशित या अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट दी गई है। ठीक है, ये कोई क्या हो गया, एक समतल आवेशित प्लेट हमने ले लिया। अब यहाँ पे इस समतल आवेशित प्लेट का हम एक कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये हो गया क्या, पी क्यू आर एस का एक समतल आवेशित
प्लेट हमने या चादर हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से मान लीजिए हमने आर दूरी पर कोई एक बिंदु ओ ले लिया है, कोई एक बिंदु क्या ले लिया है, ओ ले लिया है। और इसी ओ बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आर दूरी पर हमने कोई बिंदु जो ओ लिया है, यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये जो बिंदु ओ है, यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि क्या होगा, एक बेलन होगा। ठीक है, तो इस बिंदु O पर हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यहां से हमने एक गॉसियन पृष्ठ की, यहां पे O को पहले हटाएंगे, प्रॉपर गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ और यहाँ पे इसको हमने O मान रखा है, ये जो बिंदु है। ठीक है, अब यहां से हम मानते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये आर पार हो जा रही है। ठीक है, आर पार हो जा रही है, तो ये हो गया प्रॉपर गॉसियन पृष्ठ। क्लियर। अब यहाँ पे हमने इसका मान, इस बिंदु का मान क्या दिया है, इस बिंदु का नाम दे दिया है O, तो इस वाले बिंदु का नाम दे देंगे O डैश। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है, इस गॉसियन पृष्ठ का एक कोई क्षेत्रफल है जो कि क्या है, DA है। ठीक है, DA है। और इसी के साथ ये जो क्षेत्रफल है, यहां से एक वैद्युत क्षेत्र E भी निकल रहा है बाहर की ओर, जो कि क्या है, E बार है। तो जब DA और E बार दोनों एक ही दिशा में बाहर की साइड निकलेंगे, तो यहाँ पे थीटा का मान मान लीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब सूक्ष्म क्षेत्रफल DA और जो आपका कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E है, दोनों एक ही दिशा में बाहर की साइड निकल रहे होंगे, दोनों की दिशा समान होगी, तो थीटा का मान या कोण का मान या बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी तरह ये O डैश पे भी देखेंगे, O डैश का भी कोई न कोई क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा DA बार, और इधर भी बाहर की साइड वैद्युत क्षेत्र E बार निकल रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। और ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु O का कोई ना कोई एक क्षेत्रफल A रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का प्रॉपर क्षेत्रफल कितना था, A था। लेकिन हमने जब इस मध्य बिंदु O से, या कर लीजिए मध्य बिंदु कोई एक मान रखा है, और यहां से R दूरी पर हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ का या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जब कल्पना की है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु O है, इसी O बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो हम मानेंगे कि गॉसियन पृष्ठ, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन रहा है, इसका कोई ना कोई एक क्षेत्रफल तो होगा ही। ये मान लीजिए इस वाले पार्ट का कोई क्षेत्रफल DA है, और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E निकल रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब गॉसियन पृष्ठ हमने माना है कि गॉसियन पृष्ठ आर पार है इस समतल प्लेट की चादर के, तो इधर भी गॉसियन पृष्ठ निकला होगा। तो इस वाले पॉइंट का नाम हम देंगे O डैश, इधर का नाम हो गया O और इधर का नाम हो जाएगा O डैश। इधर भी सेम DA बार निकलेगा और इधर भी सेम E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकलेगी, तो इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिया है, ये हमने मान लिया है कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, यानी हमने माना है कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, और ये जो पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है या प्लेट दिखाई दे रही है, मान लेते हैं इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व फैला हुआ है। क्या फैला है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पूरी तरह से फैला हुआ है, या इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इस पे मान लेते हैं कोई प्लस आवेश क्यों इस पूरे समतल प्लेट की चादर पे फैला हुआ
है। क्लियर हो गया? ये इतना ही डायग्राम आपको समझना था, इससे ज्यादा डायग्राम में और कुछ चीजें नहीं है। अब जो भी डायग्राम में हमने आपको बताया वही आपको लिख देना है। क्लियर? तो डायग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या माना था, एक PQRS का एक समान समतल आवेशित चादर या प्लेट माना था। तो यही चीज लिखेंगे क्या कि माना PQRS एक समतल आवेशित चादर या प्लेट है। आप प्लेट भी लिख सकते हैं और चादर भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो PQRS ये एक समान समतल आवेशित चादर या प्लेट हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? जिस पर, यानी इस PQRS प्लेट पर क्या है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, अब इसी PQRS प्लेट पर हमने माना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा रखा गया है या उपस्थित है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? प्लेट के मध्य बिंदु से, ये हमने प्लेट का मध्य बिंदु माना है जहां पे टोटल एरिया कितना है, A है। तो मान लेते हैं प्लेट के मध्य बिंदु से R दूरी पर, तो वही चीज लिखा गया है, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु O है। यहाँ देखिए मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने एक बिंदु O मान लिया है। ठीक है, अब इसी O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही चीज लिखेंगे क्या, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखेंगे? आगे मानेंगे क्या कि माना प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। यही चीज हमने बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो इसको अलग से लिखेंगे, तो अलग से लिख दीजिएगा कि माना प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है। क्लियर हो गया? ये आपको डायग्राम पहले समझ में आया कि नहीं? अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है ये आप खुद ही लिख सकते हैं। क्लियर? या आपको अगर इंफॉर्मेशन समझ में आ गया है तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। पहले ये डायग्राम और इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे डेरिवेशन अब यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर कितना फ्लक्स लग रहा है, यानी कि फाई E का मान क्या होगा। चूंकि हमने Q का मान पहले से निकाल रखा है, सिग्मा इंटू A आपका था। ठीक है, सिग्मा इंटू A था, ये आपका Q का मान निकाल रखा है। हमें चाहिए फाई E का मान। फाई E का मान कैसे निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? फाई E इक्वल टू E बार इंटू DA बार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे किसके लिए? प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर लगने वाले फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो अगर वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चूंकि हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार है और हमें पूरे पृष्ठ के लिए फाई का मान चाहिए, फाई E का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में सबसे पहले समाकलन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान चाहिए। हमने आपको बताया है फिजिक्स में जब भी कोई मान पूरा निकालना होता है तो आप समाकलन का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स या लगने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फाई E लिखेंगे और फाई E इक्वल टू हम क्या कर देंगे, समाकलन E बार इंटू DA बार लिख देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद आपको रखना है, हमने क्या लिखा था कि माना ये जो गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये इस समतल आवेशित प्लेट के आर पार है। यानी एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इतने पृष्ठ के लिए फाई E का मान रखना पड़ेगा। फिर इस साइड जो हमारा गॉसियन पृष्ठ बाहर निकला है, इस वाले पृष्ठ के लिए भी फाई E का मान रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लक्स का मान आया है, ये जो फ्लक्स का मान है, इसी को आपको 2 बार रखना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो एक बार हमने
फ्लक्स से या कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान रख दिया है। अब इसी को एक बार और रख देना है, तो हम लगाएंगे पहले प्लस, उसके बाद फिर से समाकलन लिखेंगे और ये जो हमारा फॉर्मूले का पूरा वैल्यू है जो कि क्या है ई बार इंटू डी ए बार, इसको फिर से लिख देंगे। अब आपका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको 2 बार क्यों लगाया गया है, तो हमने बता दिया है चूंकि जो गॉसियन पृष्ठ माना गया है ये पी क्यू आर एस जो समतल चादर है इसके आर पार निकल गया है, तो पहले हम इस पार निकले हुए जो गॉसियन पृष्ठ है उसका वैद्युत फ्लक्स का मान रखेंगे, फिर दूसरे साइड निकले हुए गॉसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स का मान रखेंगे। दोनों साइड के गॉसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को एक साथ ऐड किया जाएगा, फिर जाके हमारा यहां से फाई ई का मान निकलेगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया या नहीं? हम सबसे पहले एक बार लिखेंगे फाई ई इक्वल टू समाकलन ई बार इंटू डी ए बार प्लस समाकलन ई बार इंटू डी ए बार, 2 बार लिखना है। क्लियर? अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जानते हैं यहां से कि जब भी 2 अदिश राशियों का गुणा होता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ई बार इंटू डी ए बार जो है ये दोनों अदिश राशियां हैं। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहां से ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी जो ई बार है और डी ए बार है इस पूरे की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? तो इन दोनों के जगह पे हम ये ई बार और डी ए बार को हटा के ई इंटू डी ए कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले फाई ई तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद ये जो समाकलन का निशान है इसको भी हम वैसे ही लगा देंगे। ठीक है? अब आगे हमको क्या करना है, ये ई बार और डी ए बार का जब भी गुणा किया जाएगा तो बार हटा के हम कॉस थीटा से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है? उसके बाद अब हम लगाएंगे प्लस फॉर्मूले का और फिर से हम यहाँ पे समाकलन लगाएंगे और एक बार फिर से यही वैल्यू रख देंगे। ठीक है? यानी फिर से आपको ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा रख देना है। क्लियर हो गया? हमने कुछ नहीं किया है, केवल एक आवेशों के अदिश गुणन का फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपके गॉस प्रमेय में भी बताया था और गॉस प्रमेय के पहले अनुप्रयोग में भी बताया था। वही फॉर्मूला दूसरे अनुप्रयोग में भी काम आ रहा है। यहाँ पे हम जब ई बार इंटू डी ए बार का गुणा करेंगे तो इस पूरे की जगह समाकलन ई बार इंटू डी ए बार की जगह हम लिख सकते हैं समाकलन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि 2 बार ई इंटू डी ए बार है तो हम 2 बार ये वैल्यू रखेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमने बताया था कि इधर साइड जो डी ए है और वैद्युत क्षेत्र है ये दोनों एक ही दिशा में निकल रहा है, तो थीटा का मान 0 हो गया और दूसरे की साइड भी, दूसरे साइड गॉसियन पृष्ठ जो है इधर भी थीटा का मान 0 है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि कॉस थीटा का मान 0 रखने पर। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि मार्कर ही नहीं चल रहा है, लिखेंगे क्या, चूंकि कॉस थीटा का मान 0 डिग्री लेने पर। ठीक है? जब हम cos थीटा का मान 0 डिग्री करेंगे तो क्या चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे cos 0 डिग्री लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई वैसे ही रहेगा, समाकलन भी वैसे ही लगा देंगे और e इंटू डी ए बार यहाँ तक सेम रखना है। चेंज क्या करना है, तो चेंज हम करेंगे यहाँ पे cos 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है? क्या रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे cos 0 डिग्री, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर से समाकलन लगा देंगे और e इंटू डी ए वैसे ही रखा जाएगा और यहाँ पे जो cos थीटा है यहाँ भी हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह cos 0 डिग्री रख देंगे। क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं किया है, केवल 2 चीजें यहाँ पे लगाई हैं। पहले जब भी अदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो यहाँ पे बार हटा के cos थीटा ऐड कर दिया जाता है,
तो 2 बार फॉर्मूले लगे हैं, तो 2 बार हम वही सब चीजें लिख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि दोनों साइड जो गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो cos थीटा हमने मान रखा है। अब दोनों साइड cos थीटा है, तो दोनों साइड cos थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर, क्लियर। तो यहाँ पे फाई ई वैसे रहेगा, समाकलन भी वैसे रहेगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा आपको करना है, तो ई इंटू डी ए आप वैसे रखेंगे, कॉस थीटा की जगह अब आपको रखना है 0 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे, प्लस फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा, समाकलन फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा, e इंटू डी ए फिर से सेम वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद cos थीटा है, तो यहाँ पे फिर से cos 0 डिग्री लिख देंगे, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से ये जो थीटा का या कोण का वैल्यू था ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, हमारे पास केवल बच जाएगा समाकलन e इंटू डी ए, क्लियर। दोनों जगह हमारे पास समाकलन e इंटू डी ए बच जाएगा। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे डेरिवेशन करके बताते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने cos थीटा का मान जब 0 डिग्री रख दिया है, तो चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि हमको पता है कि cos थीटा या cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ से cos 0 डिग्री का मान 1 रख देंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, केवल यहां तक वैल्यू बचेगा, इधर भी और इधर भी, क्लियर। ये cos थीटा का जो मान है ये पूरी तरह से हट जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे क्या, हमारे पास बचेगा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन पूरा रहेगा, उसके बाद e इंटू डी ए इधर बच गया है, क्लियर। cos थीटा हट जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया है, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस, और उसके बाद फिर से समाकलन लगाएंगे, और अंदर हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा केवल e इंटू डी ए इधर बच जाएगा, क्लियर। यानी इधर का cos थीटा भी 0 हो गया, या कह सकते हैं 1 हो गया है, और इधर का cos थीटा भी 1 हो गया है। तो 1 और 1 लिखने का मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों साइड, यानी ये जो प्लस के इधर e इंटू डी ए है और प्लस के उधर जो e इंटू डी ए है, दोनों साइड हम अगर ये जो e है इसको समाकलन से बाहर कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल अंदर समाकलन डी ए बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड e को बाहर ले लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे क्या, ये e बाहर ले लेंगे, तो e को बाहर कर लेते हैं, फिर लगाएंगे समाकलन का निशान और अंदर लिखेंगे डी ए, क्लियर हुआ। हमने कुछ नहीं किया है, केवल ये जो e है इसको समाकलन से बाहर लिख दिया है, क्लियर। अब हम प्लस का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे प्लस का निशान, और ये जो समाकलन है इसको फिर से लिखेंगे, क्लियर। समाकलन को फिर से लिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इस e को समाकलन से बाहर लिखना है, दोनों साइड वही करना है। तो इधर भी पहले हम e को लिख लेंगे, प्लस के बाद e लिखेंगे। अब हम लगाएंगे क्या, समाकलन, और अंदर हमारे पास डी बच जाएगा, क्लियर हुआ। हमने केवल दोनों साइड e को समाकलन से बाहर कर लिया है। तो जब e बाहर हो जाएगा और हमारे पास केवल समाकलन डी और समाकलन डी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक समाकलन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समाकलन का याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, अगर समाकलन डी ए दिया है तो इस पूरे की जगह हम a लिख सकते हैं। ये हमने आपको कई बार बताया है। ये होता है जब हम dA के सापेक्ष a का समाकलन कर रहे होते हैं तो इस पूरे की जगह हम a लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दिया हो समाकलन dx यानी x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है तो इस पूरे की जगह हम x केवल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हम इस dx या समाकलन dA की जगह हम केवल a लिख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहां पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ध्यान से देखिएगा, यहां पे फाई ई आपका वैसे ही रहने वाला है, इज इक्वल टू ई भी आपका वैसे रहेगा।
अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा समाकलन डी ए है इसके जगह केवल ए रख देंगे, यानी ई का गुणा केवल ए से होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे और फिर से ई लिखेंगे और इसके बाद फिर से गुणे में हम समाकलन डी ए की जगह ए लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गया। ये हमने एक समाकलन का फॉर्मूला लगाया है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कहीं पे भी समाकलन डीए है उसके जगह आप ए लिख सकते हो। अब यहां से अगर आप चाहो तो फाई ई का मान क्या लिख सकते हैं, हम यहां से फाई ई का मान लिख सकते हैं। क्या हमारे पास 2 बार ई है और 2 बार ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो एक बार ए ई यहाँ पे है और एक बार ई इधर है और एक बार ए आपको इधर दिखाई दे रहा है और एक बार ए आपको इधर दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू लिख देंगे 2 इंटू ई इंटू ए। क्लियर हो गया। ये हमारे पास निकल गया क्या, ये हमारे पास निकला प्लेट के दोनों ओर गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलन पर लगने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान। जब आपके पास ये वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाए, वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे गॉस का फॉर्मूला। यहीं पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग होता है या यहीं से गॉस के फॉर्मूले को लगाया जाता है। बहुत आसान था। ये पूरा डेरिवेशन एक बार और समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा समाकलन आ गया है तो शायद आपको कठिन लग रहा हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ई बार इंटू डी ए बार होता है। ठीक है, अब चूंकि हमें पूरे गॉसियन बेलन के लिए लगाना था तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के आगे समाकलन लगा देंगे। और हमने मान रखा है जो गॉसियन बेलन है वो समतल आवेशित प्लेट के या चादर के दोनों साइड आर पार निकला है। तो हमें एक बार इस पार निकले हुए गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे पार निकले हुए गॉसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार फॉर्मूले लिख रहे हैं तो 2 बार समाकलन भी लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जब 2 अदिश राशियों का गुणा होगा तो हमने आपको बताया था कि वही चीज रहेगा, बस लास्ट में cos थीटा का गुणा कर देना है। तो दोनों में से बार हटा देंगे और cos थीटा का गुणा कर देंगे। उसके बाद फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा 2 बार हम लिख देंगे प्लस लगा के। फिर क्या करेंगे, यहां से हमने मान रखा था कि जो गॉसियन पृष्ठ थी, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ था, उसमें टोटल थीटा का मान 0 था। ठीक है, तो cos थीटा का मान दोनों जगह 0 जब रख देंगे तो आपको पता होगा कि cos थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमने किया कि जो cos थीटा दोनों साइड लिखा था उसको 1 मान लेंगे, तो हमारे पास केवल समाकलन e इंटू डी ए इधर बचेगा प्लस e इंटू डी ए उधर भी बच जाएगा। अब जब 2 चीजें हमारे पास समान है तो हम यहाँ से e को बाहर कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले में समाकलन के बाहर e हम लिख देंगे और हमारे पास अंदर केवल डी ए और डी ए बच जाएगा। क्लियर। जब समाकलन डी है तो इसको हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे e का गुणा a से हो जाएगा और इधर भी e का गुणा a से हो जाएगा। जब हमारे पास 2e और 2a है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, वैद्युत फ्लक्स का मान निकल गया। ठीक है, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम गॉस के प्रमेय का जो फॉर्मूला है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का या फाई ई का और क्यू का मान रखेंगे और वहां से ई का मान निकाल लेंगे। तो ये 2 वैल्यू हमने निकाला था, इन्हीं 2 वैल्यू को लेकर गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आया था, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, फॉर्मूला था फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रॉपर डेरिवेशन अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो लेक्चर नंबर 9 जाके देखो प्लेलिस्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फाई ई का मान निकाला है हमने अभी
फ्लक्स का मान वो रख देंगे और क्यू का मान रख देंगे, यहां से ई का मान निकाल लेंगे। क्लियर? तो रखते हैं, लिखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 में फाई ई व क्यू का मान रखने पर, ठीक है, फाई ई व क्यू का मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई का मान हमको दिया गया है, देखो फाई ई का मान दिया गया है 2 इंटू ई इंटू ए, ठीक है, ये हो गया फाई ई का वैल्यू या उसका मान। अब हम रखेंगे क्यू का मान। क्यू का मान हमने निकाला था आवेश के पृष्ठ घनत्व वाले डिफिनीशन से, तो यहां पे लिख देंगे क्या, मान निकला था सिग्मा इंटू ए, तो ये हो गया क्यू का मान। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट हम बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। क्लियर? अब यहां से जो चीजें कटेंगी उसको हम काट देंगे, जैसे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास केवल बच जाएगा 2 इंटू ई इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? अब हमको चाहिए केवल ई का मान, क्योंकि हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से ये जो ई है, इस ई का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां पे आ गया है 2e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को अगर हम ई का मान निकाल दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में काम आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ई क्या है ये देख लेते हैं, और सिग्मा क्या है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ई जो है ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी किसकी, अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट की। तो यहाँ पे केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद सिग्मा क्या है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो सबसे पहले कूलाम का नियम हमने पढ़ाया था, वहां पे एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले आया था, हमने आपको वही बताया था कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता होती है। क्लियर हो गया? निर्वात मतलब होता है वायु, यानी वायु की वैद्युतशीलता कितनी है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत आसान है, हम लगाएंगे गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला, जो कि होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई ई का मान रख दिया 2 इंटू ई इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, सॉरी क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर के साइड केवल 2 इंटू ई बचेगा और इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। हमको चाहिए था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान, तो इसी फॉर्मूले से जब ई का मान निकालेंगे तो ये जो 2 है इसका गुणा हम एप्सिलॉन नॉट के पास कर देंगे और सिग्मा आपका वैसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, आपके डेरिवेशंस में भी बहुत ज्यादा ये डेरिवेशन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले से कई सारे अरेंज होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया कंप्लीट गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। सबसे पहले हमने गॉस प्रमेय देखा, बेसिक पार्ट, उसके बाद गॉस प्रमेय से जो 2 डेरिवेशंस किए जाते हैं उन 2 डेरिवेशंस को लेक्चर नंबर 10 और 11 में देख लिया है। इसी के साथ ये जो चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था, टोटल 11 लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि जैसे ही फिजिक्स का कोई चैप्टर खत्म होगा, हम आपको उस चैप्टर का न्यूमेरिकल के 2 वन शॉट वीडियो देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक वन शॉट वीडियो 2 दिन बाद मिला करेगी, क्योंकि वन शॉट वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे की होगी, तो मुझे उसको बनाने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेगा। क्लियर? तो मान के चलिए कि तीसरे दिन आपको फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, जिसमें
पार्ट 1 में हम आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे और ये 1 शॉर्ट वीडियो होगी, तो कम से कम 1.5 घंटे मान के चलिएगा कि एक वीडियो आपको मिलने वाली है। और पार्ट 2 भी आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की मिलेगी, यानी पर चैप्टर 2 1 शॉर्ट वीडियो मिलने वाली है। क्लियर? एक 1 शॉर्ट वीडियो की जो वीडियो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे प्लस ही रहेगी, उससे कम नहीं होगी। और ये जो 1 शॉर्ट वीडियोस आपको दी जाएंगी, इसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? यानी कि सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, वो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे जो आने वाले पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, या ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो इस साल आ सकते हैं। क्लियर है? तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम आपको कल केमिस्ट्री की वीडियो देंगे और इसी के साथ केमिस्ट्री का भी आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 6 का। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 हमने फिजिक्स का करा दिया है, चैप्टर नंबर 6 कल आपका केमिस्ट्री का भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 के 2 1 शॉर्ट न्यूमेरिकल वीडियो मिलेंगे, फिर जाके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।